अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरे को होस्ट तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो आज एक ख़बर पाकिस्तान क्रिकेट पर बिजली बनकर गिरी, यानी क्रिकेट कमेटी की तरह पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी भी यतीम हो गई। और साथ साथ अगर बात करें नेशनल T20 कप की तो लड़खड़ाते हुए आगाज़ करने वाली सिंध की टीम आज आज़म खान की बदौलत सेमीफाइनल में पहुंच गई। बहुत कुछ है आज के शो में डिस्कस करने के लिए, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक ने चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया। मिसबाह उल हक का कहना था कि ओहदा छोड़ने के हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, लेकिन उनमें कोई सदाकत नहीं। अगर अफवाहों में सच होता तो फिर दोनों ओहदे जाते। मिसबाह उल हक को पहले ही चीफ सेलेक्टर का ओहदा नहीं लेना चाहिए था। दो ओहदों पर एक साथ काम करना आसान नहीं होता। मिसबाह उल हक ने चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़कर बेहतर फैसला किया। साबिक कप्तान इंतखाब आलम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप 2021 तक कप्तान बरकरार रखने का फैसला कर लिया। आजम खान की धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत सिंध ने सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। कामरान अकमल का अहम कारनामा 100 स्टंप करने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बन गए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच जस्टिन लंगर ने बैक वक्त दो नेशनल टीमों के एक्शन में होने की मुखालफत कर दी। कोरोना वायरस के बायस भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली सीरीज ताहाल फाइनल न हो सकी, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वो हुकूमत से मुशावरत के बाद ही दौरे को हतमी शक्ल देंगे। अंडर 19 एशिया कप भी कोरोना वायरस का शिकार, 1 साल के लिए मुलतवी। जिया हेडलाइंस तो आपने जान ली और हमेशा की तरह तमाम तर जो अहम दुनिया स्पोर्ट्स से खबरें होती है अपनी जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस में शामिल करते हैं। लेकिन जिस तरह के मोहसिन मेहदी ने अपने इंट्रो में बताया कि आज जो सिलेक्शन कमेटी है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सेलेक्ट करती है, उसके जो चीफ सेलेक्टर हैं मिसबाह उल हक साहब, उन्होंने मुस्ताफ़ी वो हो गए हैं। और काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे, 14-15 दिन से खबरें आ रही थी। कभी वसीम खान साहब जो कि CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, वो उन पर प्रेशर कर रहे थे कि शायद हम ओहदे से मुतालिक जॉब से रिलेटेड उनसे बात करेंगे। और उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मानी साहब इससे मुतालिक बात कर रहे थे। मिसबाह उल हक साहब ने यह कहा है कि ज़ाहिर है ओहदे से मुस्ताफ़ी हैं, ओहदा छोड़ने के हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, लेकिन उनमें कोई सदाकत नहीं है। अगर अफवाहों में सच होता तो फिर दोनों ओहदे जाते। उन्होंने वजाहत करते हुए बताया कि ओहदा छोड़ने की वजह जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी है, वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं है, बल्कि ये उनका ज़ाती फैसला है। उनका कहना है कि आइंदा 10 साल में 10 कमिटमेंट्स हैं, इसलिए ओहदा छोड़ रहा हूँ। 10 कमिटमेंट्स क्या हैं इस बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे ये ऑप्शन दिया था कि चाहें तो एक ओहदा आप छोड़ सकते हैं। कौन सा ओहदा छोड़ना चाहेंगे, कौन सा नहीं छोड़ना चाहेंगे, ये ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद जो वो हैं मिसबाह उल हक साहब उनको दिया था। ये उनका खुद का कहना था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ उन्होंने कहा कि चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी 30 नवंबर तक वो निभाएंगे, यानी जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज होगी उसके अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड सेलेक्ट किया जाएगा वो मिसबाह उल हक साहब खुद सेलेक्ट करेंगे। तो मोहसिन, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि कॉन्फिडेंट नहीं थे मिसबाह उल हक साहब, और वो कह रहे थे, मेरा कोई बार बार उनको कहना पड़ रहा था कि मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ नहीं है। तो बार बार बात क्यों दोहरानी उनको पड़ रही थी? क्योंकि हम देख रहे थे साबिक क्रिकेटर्स भी कह रहे थे आप एक ओहदा छोड़ दें। उसके बाद एहसान मानी साहब ने जॉब से रिलेटेड बात की, तो लिंक तो उनका वहीं जा रहा था कि शायद आपके ओहदे से मुतालिक कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल तला, आपने जैसे बात की इख्तलाफात की, तो खबरें यही सामने आ रही हैं क्योंकि मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक हैं, तो ये बात नहीं कर सकते कि इख्तलाफात हैं या नहीं है। यकीनन इख्तलाफात हैं, जो ज़राए बताते हैं रीजनल कोचेस से उनके इख्तलाफात हैं, जिसके बायस उन्होंने ये तमाम तरह फैसला किया। और इस वक्त हमारे साथ जो आज बड़ी खबर है, बड़ी खबर के लिए बड़ा गेस्ट, एक क्रिकेट की समझ रखने वाले इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की काफ़ी खिदमत की है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काफ़ी अरसे काम किया, काफ़ी प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया। मैं बात कर रहा हूं मुदस्सिर नज़र साहब की। मुदस्सिर नज़र साहब, आपको वेलकम करूंगा शो में। वेलकम करेंगे सर आपको शो में। साथ साथ एक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बड़ा नाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इससे पहले भी हमारे स्टूडियो में शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं अनवारुल हक साहब। आपको वेलकम करेंगे सर। थैंक यू। बिल्कुल। मुदस्सिर नज़र साहब, आपसे शो का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया सिस्टम लाना चाहा, एक नया सिलसिला शुरू करना चाहा कि जो सिलेक्शन कमेटी का सरबराह हो वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच हो। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में कामयाब हुआ, नाकाम रहा आज मिसबाह उल हक के इस्तीफे के बाद? नहीं, नाकामी होगा, क्योंकि देखें सिस्टम सिर्फ न्यूजीलैंड में ऐसा ये सिस्टम है, वहाँ से ये सिस्टम लेके आए थे।
और वहाँ पे मैं पहले भी कहा था बड़ी एक डिसिप्लिन कौम है, बड़ा वो मुख्तलिफ न्यूजीलैंड हमारे से, वहाँ पे चल सकता था। पाकिस्तान में थोड़ा बहुत मुश्किल था। और फिर इतनी सारी जॉब्स उसके साथ साथ भी मिसबाह को दी, तो मिसबाह को एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए था। तो पहले भी हमने कहा था कि इसको एक जॉब जो है उसको देनी पड़ेगी। वो आज उसने फैसला किया, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा फैसला है उसका, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता था प्रेशर उससे बढ़ता जा रहा था। और टू डिलीवर विन फॉर पाकिस्तान ये तो प्राइम ऑब्जेक्ट है। तो उस हिसाब से फिर उसने मशवरा भी किया होगा अपनी फैमिली से, दोस्तों से, जब से पाकिस्तान आया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि पहला फैसला जो उन्होंने किया था, उसको इतने सारे शोबे जो दिए थे वो नाकाम हो गए। दरअसल साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जैसे मोहसिन ने बात की कि वो चाह रहा था कि सिलेक्शन कमेटी का सरबरा और जो चीफ सेलेक्टर जो हेड कोच है वो एक ही हो और एक पेज पे लेके चलें, वरना इख्तलाफात तो बहुत होते हैं अगर चीफ सेलेक्टर अलग होता है या हेड कोच अलग होता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 दफ़ा ये बात दोहराई है कि वो अपनी मर्जी से ओहदा छोड़ रहे हैं, कोई इख्तलाफात नहीं थे उनके। लेकिन पिछले 15 दिनों में ऐसी खबरें भी आ रही थी ज़राए से कि वसीम खान साहब चाहते हैं कि वो ओहदा छोड़ दें। उसके बाद एक ओहदे से मुताल्लिक ये खबर भी आई थी कि वसीम साहब कह रहे थे कि मैं उनसे बात करूंगा। उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब ने भी ये बात बोली थी और उन्होंने उनकी 3 जॉब से रिलेटेड भी बात की थी कि कोई एक जॉब वो रखें, तमाम जॉब्स पे तैनात ना रहें। तो इख्तलाफात तो होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। देखें, ये तो हैरानकुन बात है कि अगर वसीम खान ने कहा है उनसे कि आप ये छोड़ दें, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट थी ही वसीम खान की, उन्हीं का ये आइडिया था। वो उन्होंने इस तरह की उनको 3-4 शोबे उनको दिए थे। तो इस लिहाज से तो मैं, ये हैरानकुन बात है कि विद इन मंथ उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। हाँ, ये जरूर है कि गलती अगर इंसान से हो जाए तो उसके बाद मान लेना चाहिए। शायद इसलिए मान गए कि शुरू में उनसे गलती हो चुकी थी। बाकी इख्तलाफात तो हैं, बिल्कुल हैं बोर्ड में, और कुछ खिलाड़ियों में जिनकी जॉब्स हैं डिपार्टमेंट्स के साथ। और अब ये बात है तो काफी ऐसे से चली आ रही है कि 2 जॉब्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी ना कभी ये बात करने के बाद भी फिर वो मामला हल हो जाता था। लोग 2-2 जॉब्स लेकर करते थे, बल्कि पिछले दिनों तो 3-3 भी चलती थी। तो अब कह तो रहे हैं बाजार के ये बात करेंगे मिसबा से और बाकी सबसे कि 2 जॉब्स नहीं हो सकती। तो जब वो उस तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली इख्तलाफात पड़ेंगे। ठीक है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इख्तलाफात मौजूद हैं। स्टूडियो में अनवारुल हक साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। अनवार साहब, क्या कहेंगे कि मिसबाह हक ने जो फैसला किया आज, वो क्रिकेट बोर्ड के दबाव में आकर किया या खुद से उनका ये फैसला करना था? असल में बात यह है कि ये फैसला मेरे अपने मुताबिक ये था कि बहुत पहले कर देना चाहिए था। अच्छा। दस्तबरदारी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक शख्स को 3-3 आपने ओहदे दे रखे थे, जो कि मैं ये समझता हूँ कि वो सही तरह से डिलीवर नहीं कर सके। और बहरहाल ये इन्होंने अभी देर कर दी और ऐसे टूर्नामेंट के दौरान ये फैसला किया गया। मगर एक आप टेक्निकल इसमें ये देखें कि अभी जो टीम हमारी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खेल रही है और जो न्यूजीलैंड जाएगी, तो वो दोनों टीमें जो है ना वो इनकी मशावरत से जो है ना बनेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टेक्निकली तौर पे तो ये अभी चीफ सेलेक्टर नहीं है, मगर टीम तो इन्हीं के मशावरत से ही सिलेक्ट होगी। तो लिहाजा उसके बाद ये देखना है कि हमारा नेक्स्ट ओवर कब है। तो सिलेक्टर टाइम सही था ये क्रिकेट बोर्ड, ये जो मिसबाह हक ने फैसला किया इस्तीफा दिया, ये टाइम वक्त नहीं, सही था? मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम बिल्कुल ठीक नहीं था। अभी एक आपका T20 टूर्नामेंट चल रहा था, तो देखें ना इसमें जो है ना वो इफ एंड बट्स बहुत आ जाते हैं फिर कि वाई जस्ट नाउ। अभी तो ये टाइम तो ये शो कर रहे हैं ना कि प्रेशर तो मिसबाह हक साहब बेयर कर रहे थे। प्रेशर तो था उन पर कि 2 ओहदे, फिर पाकिस्तान टीम की रिसेंट हालिया परफॉर्मेंसेस जो दौरे इंग्लैंड में नजर आई। तला, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये प्रेशर तो बहुत दिनों से डेवलप हो रहा था। जब हम इंग्लैंड से आए, जब पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी रही उसके बाद से ये डेवलप हो रहा था। तो लिहाजा इसमें अभी या तो ये टूर्नामेंट से पहले ये काम कर लेते, ये बिटवीन टूर्नामेंट अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ था कि आपने ये जो है ना एकदम अनाउंसमेंट कर दी। तो ये जो है ना ये शक व शुबा वाली बातें होती हैं कि कोई देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन इट। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये अभी एक जो मैंने आपको मिसाल दी है कि न्यूजीलैंड का दौरा और एक पाकिस्तान की जो जिम्बाब्वे की सीरीज़ है वो इन्हीं की मशावरत से बनेगी जी। तो लिहाजा ये कि आप ये भी कह सकते हो कि ये इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, इसके बाद पाकिस्तान का टूर कब है, जो सिलेक्शन कमेटी जो दोबारा से जो है ना वो रिफॉर्म की जाएगी, तो इसका तो अभी कुछ भी नहीं पता। मगर आप ये 2 टूर्नामेंट बड़े हैं और उसके बाद वर्ल्ड कप जो है वो अभी बहुत उसके लिए बहुत टाइम चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी बनेगी, चीफ सेलेक्टर्स कौन होगा
तो अभी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। मुदस्सिर नज़र साहब, दौरा इंग्लैंड के दौरान ये बातें आना शुरू हो गई थी, ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि इंग्लैंड की सीरीज़ जब ख़त्म होगी तो मिसबाह-उल हक से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ओहदा वापस ले लेगा। अब मिसबाह-उल हक ने आखिरकार इस्तीफ़ा दे दिया सिलेक्शन कमेटी के सरबरा की हैसियत से, तो ये इस्तीफ़ा क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सही साबित होगा? इससे पाकिस्तान क्रिकेट को आप किस सिमत में जाते देख रहे हैं? बिल्कुल बेहतर होगा। मिसबाह की अपनी परफॉर्मेंस इससे बेहतर हो सकती है सही कि एक तरफ ध्यान होगा उसका। बाकी जहाँ तक सिलेक्शन का मामला है, एज ए कोच जो मेजर कोच होता है, जो मेन कोच होता है, उसकी इनपुट तो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि टीम उसमें आगे चलानी होती है। तो बस एक वन मैन शो नहीं रहता, बल्कि आपको दूसरे लोगों की भी बात सुननी पड़ती है। तो कई दफा आप इससे फायदा भी होता है कि दूसरे लोगों की इनपुट करके फिर एक यूनानिमस अगर कर सकें तो उस तरह का डिसीजन हो जाए तो बेहतर होता है टीम के लिए। आई थिंक मैं तो इसको पॉजिटिव निगाह से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी देर से भी कह रहा, खुद भी कह रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, इनके पास एक ही ओहदा होना चाहिए। बिल्कुल एक ही ओहदा होना चाहिए मिसबाह-उल हक साहब के पास। मुदस्सिर साहब, ये बताइएगा कि अब ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स पेशावर ज़ल्मी मोहम्मद अकरम साहब का नाम अब आ रहा है कि वो शायद नेक्स्ट चीफ सेलेक्टर हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। तो ये दुरुस्त तैनाती होगी या और बेहतर लोग मौजूद हैं उनसे? देखिए, जहाँ तक उनके क्रेडेंशियल का तल्लुक है तो अकरम साहब के क्रेडेंशियल तो बहुत अच्छे हैं और पूरी दुनिया में क्रेडिबल खेले हैं। इंग्लैंड में काफी वसी तजुर्बा रहा उनका। फिर उन्होंने जिस लिहाज से अपनी जो फ्रेंचाइज को चलाया है, लोग बहुत तारीफ करते हैं। मैं भी जो दूर से उनको देख रहा था, आई एम वन ऑफ हिज फैंस, और आदमी भी अच्छे हैं। अब आपने ये देखना है कि अब एक फ्रेंचाइज के बंदे को आपने बनाना है कि नहीं बनाना, क्योंकि फ्रेंचाइज का फिर उसमें दोबारा आ जाता है कि थोड़ा सा लोग शक की निगाह से देखने शुरू करते हैं। फॉर इंस्टेंस फिर वही शक डेवलप हो सकता है, वही प्रेशर डेवलप हो सकता है जो मिसबाह-उल हक साहब के ऊपर भी है कि वो अभी भी हेड कोच हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर एकदम से चाहे वो सही हो, सही सिलेक्शन भी हो कि 6-7 लड़के पेशावर ज़ल्मी के एकदम से टीम में आ जाते हैं परफॉर्मेंस लेके, तो लोग फिर उसको शक की निगाह से देखना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मफादात का टकराव होता है इसमें भी। अगर फ्रेंचाइज के किसी जो शख्स है उसको अगर आप ओहदा देते हैं। अनवारुल हक साहब, आपसे जानना चाहूँगा, एक तो तलहा ने बताया मोहम्मद अकरम का नाम गर्दिश कर रहा है, दूसरा जैसे उमर गुल ने नेशनल T20 कप से एक बात कहा है कि मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट हो जाऊँगा, तो लोग कह रहे हैं कि अभी वो क्रिकेट कमेटी में है तो उनको भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आजमाए, तो आप क्या समझते हैं कि उमर गुल अगर ये ओहदा निभाएँ तो सही होगा? वो देखें, अभी बहुत इट इज़ टू अर्ली फॉर उमर गुल। अभी देखें, अभी करंट जो ना ये कप जो चल रहा है उसमें अभी वो एज ए प्लेयर खेल रहा है। ठीक है, मैं उनकी कोई किसी उस पर शक नहीं करता। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, साथ में क्रिकेट कमेटी के मेंबर भी हैं, अभी क्रिकेट कमेटी के मेंबर भी, एंड ही इज़ प्लेइंग। देखें, ये जो अभी जो मुदस्सिर नज़र ने जो बात की है वो बहुत एक वैलिड बात की है कि फिर वो आदमी जो है, आप किसी फ्रेंचाइज से या किसी भी एक चीज़ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, फिर एक और ओहदा आपके पास आ जाता है, तो वहाँ पे इफ एंड बट्स और ये शक व शुबहात जो है ना शामिल हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ उमर गुल अभी इट इज़ टू अर्ली, आई थिंक, मेरे ख्याल से। ठीक है, अभी वो और किसी और दूसरे भी 1 लेवल पर या किसी 2 लेवल पर अपने और किसी टीम को कोचिंग करें, उसके बाद पाकिस्तान टीम में आए। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान टीम में आए। मुदस्सिर नज़र साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसबाह-उल हक से तो तमाम तर जिम्मेदारियां लेकर अब उन्हें एक जिम्मेदारी पर रख दिया गया है, लेकिन अगर हम बात करें उरूज मुमताज़ साहिबा की थी, अभी वो वुमेंस विंग की सरबरा भी हैं, फिर क्रिकेट कमेटी में भी हैं, तो यहाँ पे फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों कुछ नहीं कर रहा है? उनको भी फिर एक ओहदा देना चाहिए जैसे मिसबाह-उल हक से ले लिए गए सारे ओहदे। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत काबिल लड़की है, प्ले भी बड़ी अच्छी थी। सही। लेकिन जहाँ तक असूल की बात है, तो जैसे अगर मिसबाह के साथ जो बर्ताव किया गया वैसे सबके साथ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उमर गुल को भी आप ले आए दरमियान में, कमेटी में भी हो, और अभी वैसे भी उमर गुल जैसे अनवार कह रहे हैं बहुत जल्दी है उसके लिए, अभी उसको थोड़ी सी मार खाने दें, सीखने दें उसको। और अरूज का भी है कि शी इज गॉट टू मेनी हैट्स, तो बिल्कुल किसी और को लेके आना चाहिए। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मिसबाह-उल हक साहब अब तो हेड कोच के ओहदे पे ही अब तैनात रहेंगे और एक चीफ सेलेक्टर नया तैनात किया जाएगा, लेकिन मुदस्सिर साहब, एक इख्तलाफ तो होता है। ये 2 ऐसी पोस्ट हैं कि हेड कोच ये कहता है कि मुझे मेरे मुताबिक प्लेयर्स नहीं मिले, चीफ सेलेक्टर कहता है मैंने बेस्ट प्लेयर सिलेक्शन थी वो मैंने बेस्ट करके दी है। तो अब प्रॉपर टेस्ट तो अब मिसबाह-उल हक साहब का होगा एज अ हेड कोच कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं उन प्लेयर्स के साथ जो शायद कुछ
जो वो चाहते थे उनको मिल गए और कुछ उनको तोहफे में दिए गए जो वो नहीं चाहते थे कि उनको मिले? देखिए, बिल्कुल एक दूसरा पहलू है एक चीज का। पहले वो ऑल इन ऑल, अब उनको मुशावरत करनी पड़ेगी। तो सदियों से तो निजाम चला आता है, मुशावरत के साथ ही चला आता है। सिलेक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं और लेकिन जब से कोचेज आ गए हैं दरमियान में, अब कोचेज की मेन से होती है, कप्तान की मेन से होती है और फिर चीफ सिलेक्टर, फिर उसके साथ अब ये देख रहे हैं कि यही कोचेज जो प्रोविंशियल कोचेज लगे हुए हैं, ये जो 6 कोचेज हैं, ये भी रहेंगे सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। यहाँ अब बिल्कुल नए तरीके से नई सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। ये एक बड़ा सवालिया निशान है, अभी तक मुझे इसका जवाब तो नहीं मिला। लेकिन मुदस्सिर नज़र साहब, खबरें ये आ रही हैं कि जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील देगा जिससे इन रीजनल कोचेस का कोई ताल्लुक नहीं होगा, जिस तरह पहले चला आता था निज़ाम। तो क्या समझते हैं कि वो निज़ाम सही था या ये निज़ाम चलने दें? मेरे ख्याल में तो वो वाला निज़ाम ठीक था। अब यहाँ पे भी दोबारा कई दफा रीजनल बायस आ जाता है। आप हेड कोच भी हैं एक रीजन के, फिर आप नेशनल टीम में भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं। देखें, इंडिया में एक दफा ये निजाम था कि सब स्टेट से वो सिलेक्टर्स लेते थे, वो बुरी तरह फेल हुआ क्योंकि फिर वहाँ से बातें शुरू कि हर सिलेक्टर जो है वो अपनी स्टेट को प्रेफर करता है, उसके प्लेयर्स को प्रेफर करता है, तो उसमें बायस आ जाता है। तो देन दे मूव्ड ऑन, उन्होंने जो उसको चेंज कर दिया था। ठीक है, अनवारुल हक साहब, आप एग्री करेंगे मुदस्सिर साहब ये जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई खासा इख्तलाफ तो नहीं होगा अगर कोई नया चीफ सेलेक्टर आता है, लेकिन ज़ाहिर है इख्तलाफ थोड़ा बहुत तो होगा ही, एक मुशावरत करनी पड़ेगी और मुशावरत से कहीं ना कहीं, हम एक्सपोज का वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी मिसबाह हक साहब के लिए। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे मोदी ने कहा कि वो बिल्कुल देखें, ये यहाँ पे आपको मशावरत के साथ और एक आपको वन पेज पे आना पड़ेगा। आप देखें ना, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं, सब कुछ हैं। हमें यहाँ पर सारे जो ना जो प्लस पॉइंट जो भी हों, जब मिसाल के तौर पे अभी आप जैसे मिसबा के बारे में कह रहे हैं कि हेड कोच, अगर आप मेरे से अगर मेरी राय लें या मैं ये समझता हूँ कि उनको हेड कोच से ज़्यादा उनको चीफ सिलेक्टर अगर बना दिया जाता तो मेरी अपनी नज़र में वो बहुत अच्छा रहता, इसलिए कि वो क्योंकि अभी करंट क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, वो प्लेयरों को सबको जानते हैं। वो तो एज अ चीफ सेलेक्टर उन्होंने कितने अपने फैसले बदले हैं। ऑस्ट्रेलिया जब वो जा रहे थे अपनी पहली सीरीज पर, तो उन्होंने तब ये बयान दिया था कि हम पास्ट में नहीं देखेंगे, कोई आमिर, कोई मलिक, कोई हफीज़, कोई वहाब रियाज नहीं होगा। आज वो कहते हैं कि सब होंगे, सब जरूरत है, तो एज अ चीफ सेलेक्टर कहाँ वो परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, आपकी बात अब जगह पे सही है। असल में यहाँ पर ऐसा होता है कि पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना जो ना थिंक टैंक जो है ना, वो पहले ये डिसाइड कर ले कि हमने ये सीरीज़ में नए लड़कों से जाना है या हमने ब्लेंड करना है 60-40 का। देखें, एक अगर आप मेगा इवेंट में जा रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि एकदम जूनियर और एकदम सीनियर, वो दोनों चीज़ें गलत हैं। मैं कहता हूँ ब्लेंड होना चाहिए जूनियर्स एंड सीनियर्स का, ताकि कि आपकी टीम का बैलेंस रहे, क्योंकि एकदम जो है ना अचानक चेंज होती है वो, फिर वो पाकिस्तान के लिए एक, मैं ये समझता हूँ कि डिजास्टर हो सकता है। ठीक है, आप समझते हैं कि जूनियर्स और सीनियर्स के कम्बिनेशन के साथ टीम बनानी चाहिए। मुदस्सिर नज़र साहब, अनवारुल हक साहब तो ये कह रहे हैं कि मिसबाह हक को सिलेक्शन कमेटी का सरबराह रहना चाहिए था, कोचिंग का ओहदा जो है वो छोड़ देना चाहिए था। आप इस पर क्या कहेंगे कि ये ओहदा छोड़ा सही किया? देखें, का अपना ओपिनियन है, बिल्कुल वन शुड रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन। अब तो वो बन चुके हैं, हेड कोच बन चुके हैं। ये जो बात अगर उनके बनने से पहले होती, बिल्कुल उसमें काफी वैल्यूएबल पॉइंट है कि शुरू में अगर इनको चीफ सिलेक्टर बना दिया जाता और कोच ना होते। बट नाउ ही इज द हेड कोच, एक्सपीरियंस क्रिकेटर है पाकिस्तान का, माशाल्लाह इतना बड़ा नाम भी है। वो दूसरी बात ये कि अब चीफ सिलेक्टर कोई और ही आएगा जी, तो ये तो अब नेशनल कोच हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ कि अगर तो इन्होंने शुरू में आके जो तजर्बा किया था अगेंस्ट श्रीलंका की भी टीम आई थी, उसके अगेंस्ट तो एम ए शहजाद को भी, उमर अकमल को, बाकी दूसरे लड़के भी ट्राई करने की कोशिश की थी, तो हार गए। उसके बाद बहुत जबरदस्त सिलेक्शन हुआ था। और ये आपको बता दूंगा कि अगर इन्होंने थोड़ी भी सिलेक्शन इधर उधर से की और एक मैच भी कहीं सीरीज चाहे जीत जाए, लेकिन एक मैच भी जिम्बाब्वे की टीम से अगर आ गया तो पाकिस्तान में तो तूफान आ जाना है। क्रिकेट बोर्ड को अपनी जान बचानी मुश्किल हो जानी है। बिल्कुल।
मुनस्सिर नज़र साहब, ये बताइएगा कि जिम्बाब्वे अब दौरा कर रही है पाकिस्तान का और बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं, जिस तरह हमने देखा हफीज़ ने ये बात की, फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं, फॉर्मर कोचेस ये बात कर रहे हैं, तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं कि हम यंगस्टर्स को चांस दें। और अब तो नेशनल T20 कप भी जारी है, लेकिन खबरें तो ये हैं कि शायद एक लिस्ट तैयार हो चुकी है और नेशनल T20 कप से पहले की तैयार है कि आपने यही टीम खिलानी है। जिम्बाब्वे की जो सीरीज़ है, जो जिम्बाब्वे दौरा करिए पाकिस्तान का, यंगस्टर्स को कितना चांस मिलना चाहिए, कितना चांस देना चाहिए? क्योंकि मिसबा साहब ये कह तो चुके हैं कि हम यंगस्टर्स को चांस देंगे, लेकिन इतना नहीं देंगे जितना आवाम या जो तज्जियाकार हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो तवक्को कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर तो आपने जो पहले बात की कि एक लिस्ट बन चुकी है इस टूर्नामेंट के होने से पहले, तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि फिर इसमें जो बच्चे खेल रहे हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी T20 में, तो ऑब्वियसली उनकी प्रोग्रेशन होनी चाहिए, उनको चांस मिलना चाहिए आगे पाकिस्तान। ये तो बड़ी, अगर मैं एज ए यंग क्रिकेटर आ रहा होता और मैं एक टूर्नामेंट में जाकर मेरी निगाहें पाकिस्तान टीम की तरफ है, मैं पूरी तरह दिल लगा के खेलता हूँ, परफॉर्मेंस देता हूँ, लेकिन बाद में भी पता चलता है कि नहीं, ये परफॉर्मेंस तो जीरो होगी, क्योंकि उससे पहले फैसला हो चुका है कि स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं होगी, जो पिछले चला आ रहा है वही होगा। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि थोड़ी सी ये चेंज जरूर करेंगे, एक आध चेंज करेंगे, जो 2-3 यंगस्टर को भी चांस देना चाहते होंगे, तो चाहे एक मैच में सबको ना खिला दें, थोड़ा को खिलाएंगे जरूर, लेकिन ये चांस कभी नहीं लेंगे कि जिम्बाब्वे से हार जाए, क्योंकि 2020 में कोई पता नहीं होता अगर कौन एक पार्टनरशिप, एक बैट्समैन आपको टीम मैच जितवा देता है। एक अच्छा स्टाइल 4 ओवर का वो टीम को कहीं ना कहीं ले जाता है। और पाकिस्तान, ये जिम्बाब्वे पहले भी एक आध दफा अपोजिशन के साथ, दूसरी अपोजिशन के साथ ये कर चुकी है, ये एक आध मैच जीत जाते हैं कभी कभी, तो ये पाकिस्तान ये चांस नहीं ले सकता, ये चांस नहीं लेगा कि हम जिम्बाब्वे से शिकस्त खा जाएं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जावेद मियांदाद साहब ने, जो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, 2 दिन कबल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी कुछ चल रहा है उसका अल्लाह ही हाफिज है। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उनका अपना अंदाज है जावेद का, ऑब्वियसली अब जो वो बात करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। मेरी तो, मैं तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कई दफा जज्बाती भी हो जाते हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये एक जज्बाती सा उन्होंने कह दिया है। माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को जितना उन्होंने दिया मैं किसी और ने दिया नहीं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नज़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। और जावेद मियांदाद के हवाले से आपने कहा कि क्रिकेट को बहुत प्यार दिया है जावेद मियांदाद साहब ने। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अनवारुल हक साहब, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे दौरा जिम्बाब्वे के हवाले से। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जैसे कि हम बात कर रहे हैं, और मिसबा हक साहब जो कि अपने एक ओहदे से, जो कि शायद बड़ा ओहदा था चीफ सेलेक्टर का, उससे मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। मुदस्सिर नज़र साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनवारुल हक साहब। अनवर साहब, हम जिम्बाब्वे के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक बात करते हैं। जैसे कि मैंने उनसे भी सवाल किया कि यंगस्टर्स के बारे में हर कोई कह रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे। हफीज़ ये कहते हैं कि भाई आप यंगस्टर्स को चांस दें, वो खुद दस्तबरदार होना चाहते हैं सीरीज़ से, हालांकि खुद वो परफॉर्म कर रहे हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं मिसबा साहब को शायद कोई इशू है, क्योंकि हम ये प्रोग्राम में बात करते रहे हैं कि अगर जिम्बाब्वे से कोई मिसहैप हो जाता है, जैसे श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ था, 3 T20 इंटरनेशनल्स, एक सी टीम ने श्रीलंका की पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया था T20 मैचेस में, अगर इस तरह का कोई मिसहैप हो जाता है तो जो एक ओहदा उनके पास रह गया शायद वो भी जा सकता है। तो क्या रिस्क लेंगे, क्योंकि खुद ही अनाउंस करेंगे वो टीम? असल में देखें, बात यह कि तला, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये पाकिस्तान रिस्क कभी भी नहीं लेगा। ये बहुत बड़ी बदनामगी और बहुत बड़ा सेटबैक हमारे साथ हो चुका है श्रीलंका सीरीज़ के अंदर। मैं अभी भी आपसे कहता हूँ कि जब आपने टूर्नामेंट कराया है, जब पूरी दुनिया में अब ये टेलीवाइज हो रहा है, जा रहा है, दुनिया देख रही है, तो जाहिर सी बात है क्रिटिक तो होगा कि जिस लड़के ने परफॉर्मेंस दी है, देखिए आप उनको एक पूल बनाएं और उनको जैसे जैसे जो बैट्समैन जो कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखा रहे, तो आप उनको उसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। मगर मेरा अभी भी आपको ये कहना है कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्टर्स और कोच अपनी बका की भी जंग लड़ते हैं ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर खुदा ना खास्ता ये मैच हार जाए, यंगस्टर्स को खिला दें, अगर वो करंट सिचुएशन में कोई हैंडल ना कर सके, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं का भी नहीं रहेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फिर बदनामी होनी है, और फिर ये ICC में जो हमारी रैंकिंग है बिल्कुल ही मतलब के नीचे चले जाएगी। अभी भी हम नीचे ही हैं और इससे भी ज़्यादा नीचे चले जाएंगे हम।
तो मैं ये समझता हूँ कि 60-40 का रेशो रखना चाहिए कि जूनियर्स को भी और सीनियर्स के साथ, ताकि कि उनको इंकरेजमेंट मिले, और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई वर्स्ट सिचुएशन आ जाए तो हमारे सीनियर्स जो होते हैं उसको हैंडल कर लेते हैं। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि रिस्क नहीं लेगा, माजी में भी हमने देखा कि रिस्क नहीं लिया गया है, लड़के परफॉर्म कर करके थक गए, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, नेशनल T20 क्रिकेट हो, उसमें भी लड़कों ने परफॉर्म किया, लेकिन उनको आगे आने का मौका नहीं मिला। रेस्ट नहीं लेंगे, लड़कों को आगे नहीं लाएंगे तो क्रिकेट बेहतर कैसे होगी फिर हमारी? देखिए, ये बात आपकी जगह पे अपनी सही है। मैंने आपसे कहा ना कि ऐसा होना चाहिए कि जूनियर और सीनियर्स दोनों हो, लेकिन अभी आपके बेस्ट परफॉर्मर जो भी है ना वो आपके सामने अभी हाईलाइट हो गए हैं, जिसमें अभी मैंने जो करंट अभी मैचेस में देखे हैं उसमें स्पेशली एक शफी जो है ये बैटेड वेरी वेल, अब्दुल्ला शफी बैटेड वेरी वेल, हैदर है, उसके बाद एक मोइन खान का बेटा आजम खान। लेकिन अब आपको पहले ये डिसाइड करना है कि किस ब्रांड के लिए आपको किस लड़के को सिलेक्ट करना है। मोइन खान के बेटे आजम खान को लेकर आएंगे तो फिर नदीम खान पे उंगलियां उठेंगी या मोइन खान पे उंगलियां उठेंगी कि उन दोनों की वजह से वो खेल गए? नहीं, देखें बात यह है कि मोहसिन असल में देखें वो लड़का घोड़ा और मैदान सामने होता है ना। अगर किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का भांजा खेल रहा है वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट इफ ही इज परफॉर्मिंग वेल, और इस फॉर्मेट का क्रिकेटर जो आप T20 के अंदर आपको पता है कि 150 या 130 से स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ता है। अगर इनके अलावा भी कोई ऐसे 2 बैट्समैन 3 बैट्समैन और हैं, खुशदिल है, ये भी है, हैदर अली है, इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। इनको एक मैं समझता हूँ कि इनको रोटेशन बेसिस पे इनको खिलाना चाहिए। ठीक है, रोटेशन बेसिस पे खिलाना चाहिए। यंगस्टर्स को चांस देने की हम बात कर रहे हैं। जिम्बाब्वे सीरीज़ के अगेंस्ट इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। स्पोर्ट्स से मुतालिक जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा नाम है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं नसीम राजपूत साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप ये एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत पहले ये बात करी थी कि मिसबाह एक ओहदा छोड़ेंगे, और साथ साथ उन्होंने ये भी बात करी थी कि वो चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ेंगे। तो क्या रिएक्शंस देना चाहेंगे नसीम साहब? वेलकम करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अनवार भाई को भी बहुत सलाम। ये अंदाजा हो गया था कि जब इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान जीते हुए मैच लूज कर रहा था, एक प्रेशर डेवलप हो गया था, और प्रेशर सारा का सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आ रहा था कि आपने एक शख्स को ओहदा दे दिया कि जिसको 3 जिम्मेदारियां दी, फिर आपने एक जिम्मेदारी लेके यूनुस को रिप्लेस किया एज ए बैटिंग कोच। फिर उसके बाद भी वो प्रेशर कम नहीं हो रहा था क्योंकि टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी। जब टीम परफॉर्म कर रही होती है, टीम जीत रही होती है मौसम, तो हर चीज छुप जाती है जी। अभी छुप नहीं पा रहा था कुछ भी, हर चीज सामने आ रही थी। तो एक दबाव में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था और उनको ये कह दिया गया था। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अंदाज ही अपना है। यहाँ पर जो अपना होता है उसके लिए अंदाज मुख्तलिफ है, जो अपना नहीं है उसके लिए अंदाज मुख्तलिफ है। आज मिसबाह उल हक कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो एक ओहदा छोड़ दें, यानी मिसबाह उल हक चाहें तो एक ओहदा छोड़ दें 2 में से। तो मैंने सोचा कि मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का ओहदा छोड़ देता हूं, और ये फैसला पहले हो गया था। मैंने अपने शो में ये बात तकरीबन कोई 3 हफ्ते पहले कह दी थी कि मिसबाह उल हक अब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने कहा था कि इनको चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का ओहदा भले दे दें भाई, वो एक बेजरर ओहदा है, उसके अंदर आप 16 सेलेक्ट करके देते हैं। मेन चीज आती है कि जब कोच अथॉरिटी रखता है, कप्तान अथॉरिटी रखता है, और वो टीम मैनेजमेंट में होता है जो 11 खिलाता है, वो 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अंदर तो आपके पास चांस नहीं होता कि आपने अपनी पसंद नापसंद रखनी है या नहीं रखनी है। मिसबाह उल हक अगर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बरकरार रह जाते और हेड कोच का ओहदा छोड़ देते तो जो माइंड सेट हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वो कहीं ना कहीं बेहतर होता। देखें, आप अभी इंग्लैंड में जीता हुआ टेस्ट मैच आपने 117 पर 5 आउट कर लिया, आपने 277 चेस करवा दिए। फिर दूसरे T20 मैच में आप 190 प्लस करके 196 करके हार गए। तीसरा भी आप वो हारते हारते ही बचे थे, वो भी तकरीबन वो 190 प्लस चेस करने जा रहे थे। तो आप एज ए टीम मोटिवेट करने में नाकाम रहे थे। आप एज ए टीम जो एक स्पार्क चाहिए होता है टीम के अंदर, वो स्पार्क लाने में नाकाम रहे थे। उनको हटना चाहिए था एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, एज ए हेड कोच। अगर वो हेड कोच का ओहदा छोड़ते और इस जगह पर कोई एक माकूल आदमी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होता। आप बताएं ना, आपने अपनी टीम मैनेजमेंट में किस किस को बिठा के रखा हुआ है? इतने बड़े बड़े नाम आपने बिठा दिए। कल यही लोग आपस में जो है वो जो इनके इख्तिलाफात, नसीम साहब बड़े बड़े नाम बिठा के रख दिए हैं। अनवार उल हक साहब जो हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि मिसबाह उल हक को कोचिंग का ओहदा छोड़ना चाहिए था और चीफ सेलेक्टर रहते तो ज्यादा अच्छा होता। साथ साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि टीम के साथ रहना चाहते हैं, मिसबाह टूर करना चाहते हैं और टीम की खामियों को सुधारना चाहते हैं, इस वजह से वो टीम के साथ हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मिसबाह
मिसबाह टीम को सुधारना चाहते हैं, मिसबाह टीम को बनाना चाहते हैं, यही कह रहे हैं ना आप? जी जी जी। अरे भाई, उन्होंने अब तक करा क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने नहीं नसीम भाई, मोहसिन ने एक और बात बोली है कि टीम के साथ रहना, घूमना फिरना चाहते हैं। वो पहली दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। बात तो ठीक है, अब घूमने फिरने का शौक तो है उनको, और जाते हैं वो हर जगह पर होते हैं। ज़ाहिर किसको घूमना फिरना बुरा लगता है? बात घूमने फिरने की नहीं है, बात ये हो रही है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में फैसले करें। उनको वैसे ही घुमाने भेज दे भाई। 32 लाख रुपए आप तनख्वाह दे देते हैं उनको, आप देखते हैं उनकी तनख्वाह का कितनी कटौती होती है। क्या वो एक नॉर्मल तनख्वाह पे आती है या नहीं आती है? जब 3 जिम्मेदारियां उनके पास थी, वो 3 आदमियों के पैसे ले रहे थे। अब 2 जिम्मेदारियां उनके पास नहीं रही हैं, तो 32 की जगह आप क्या उनकी तनख्वाह 9 या 10 लाख रुपए होगी? ये करना पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। आपको याद होगा, क्रिकेट बोर्ड ने जो डिटेल्स भेजी है उसमें यही कहा है कि अब मिसबाह उल हक एक ही ओहदे की तनख्वाह लेंगे, जो वो कोच हैं, तो कोच के हिसाब से उनको तनख्वाह दी जाएगी। वो अगर इनकी पसंद में हुए, क्योंकि देखे ना, पसंद में जो बात कर रहा था, पसंद पता चला जी एक ओहदे पे आपको तनख्वाह 22 लाख रुपए दे रहे, क्योंकि आप सीईओ को 28 लाख रुपए दे रहे हैं, उनका भी एक होता है, तो मिसबाह उल हक हेड कोच है तो उनको इतनी तनख्वाह दे रहे हैं। आप उनको मार्जिन देते हैं, आप बैठा के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, आप सरफराज अहमद को एक कमरे में बुलाते हैं, वसीम खान साहब, और वहां कहते हैं कि रिजाइन कर दो। वो रिजाइन नहीं करता कि तो कहते हैं कि तुम टीम में ही नहीं रहोगे। कहने का मकसद है, एक के लिए क्राइटेरिया आप ये रखते हो, एक के लिए क्राइटेरिया आप ये रखते हो। मिसबाह अगर मना कर देते एक ओहदा छोड़ने पे, तो फिर वो रहते हेड कोच या वो भी फारिग हो जाते? क्या दोबारा दोहराइएगा? यही जैसे सरफराज अहमद के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया कि आप ओहदा छोड़ें और फिर टीम में रहेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको जो फैसला करना है आप करें। तो उन्होंने ये फैसला किया कि सरफराज तीनों फॉर्मेट की टीम से बाहर हो गए। अब लोग कह रहे हैं कि अगर मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये बात नहीं मानते, एक ओहदा छोड़ने वाली, तो फिर वो भी ऐसी साइडलाइन हो जाते। देखिए, सरफराज को तो कप्तानी छोड़ने का कहा गया था ना, उनको ये नहीं कहा गया था। देखिए, ओडीआई तो हो नहीं रहे थे उस वक्त, आपने दो फॉर्मेट से उनकी कप्तानी छीन ली थी, तीसरा फॉर्मेट तो हो ही नहीं रहा था। करीब में वनडे तो था ही नहीं, और जैसे ही वनडे करीब आए, आपने फिर सरफराज को हटा के बाबर को दे दिया। तो सरफराज के लिए तो क्राइटेरिया आपने बिल्कुल मुख्तलिफ रखा था यार। एक टीम को नंबर 1 बना के रखा है। सारी दुनिया में कहाँ होता है कि एक टीम नंबर 1 हो और उसका कप्तान चेंज कर दिया जाए यार? सही नहीं होता। आपने उठा के आज टीम का हाल तो देखें मिसबाह उल हक साहब, आपके आने के बाद टीम का हाल क्या हो गया है? टीम 4थे नंबर पर चली गई है। वनडे में आप अपनी परफॉर्मेंस देखें टीम की क्या हो गई यार। एक बच्चे लग रहे होते हैं स्कूल के, अनवार भाई बैठे हुए। अनवार भाई जैसा आदमी, ऐसा बड़ा बैट्समैन जो है, वो पाकिस्तान नहीं खेल सका। साइड मैचेस खेले, वरना पता नहीं जो इनका कैलिबर, जो इनकी क्लास थी, क्योंकि उस टाइम पे बैट्समैन बहुत थे। बिल्कुल नसीम भाई, बिल्कुल 11 सीरीज लगातार जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए बनाया T20 इंटरनेशनल में। काफी अर्सा तक नंबर 1 पर टीम रही। अगला चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन होगा, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ अनवार उल हक साहब भी मौजूद हैं। नसीम साहब, अंदर की खबरें तो आपके पास बहुत होती हैं। अब ज़राए से तो खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद अकरम, जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं पेशावर ज़ल्मी के, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ सेलेक्टर होने जा रहे हैं। तो क्या इसमें सदाकत है या कोई और ज़्यादा अहल है इस ओहदे के लिए? देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले इंटरेस्टेड था शुएब अख्तर में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, शुएब अख्तर एक सीधे साधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। जो जुबान दिल में होता है वो जुबान पे होता है, खुल के बात करते हैं। फिर बाद में इनको ख्याल आया कि यार ये तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा जी, अगर इस तरीके की चीज तो हमें नहीं चाहिए भाई कि जो हम संभालना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाए। उन्हें मिसबाह जैसे लोग चाहिए जो आराम से काम एंड कूल, खामोशी से काबू हो जाएं और आराम से काम करते रहे, बेदरद किस्म के, जैसे वो खेलते थे। हाँ, यही वजह है। ठीक है, अनवार भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको इस डिस्कशन में शामिल करते हैं। अनवार भाई, जैसे नसीम साहब ने कहा कि शुएब अख्तर का नाम बिलाशुबा इसमें सामने आ रहा था, लेकिन अब एक और नाम मोइन खान का शामिल किया जा रहा है कि हो सकता है कि उनको भी ये ओहदा सौंप दिया जाए, दे दिया जाए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने माजी में पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत की है और अपने दौर में क्रिकेट की खिदमत की है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अगर आप मेरे अपना व्यू पॉइंट लेंगे तो मैं समझता हूँ कि मोइन खान बेटर चॉइस है।
बिकॉज कि वो उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है और वो जितना लोगों के साथ जेल होते हैं वो क्योंकि एक आपने देखा होगा टूर पे भी वो पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वो एक तो इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनके साथ ये थोड़ा सा सेटबैक हुआ, फिर पाकिस्तान बोर्ड से वो अलग हो गए थे। मगर मैं ये समझता हूँ अगर आप कंपेयर करें अकरम को और मोइन को तो मैं समझता हूँ मोइन इज़ द बेस्ट चॉइस इन माई ओपिनियन। ठीक है, नसीम राजपूत साहब आप क्या कहेंगे मोइन खान के हवाले से, क्योंकि उनका नाम भी सामने आ रहा है? यार मोइन बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। मोइन के इससे पहले कई ओहदों पे जिम्मेदारी हो तो ज्यादती हुई थी उनके साथ जिस वक्त बिना वजह का एक केस बना के उनको वापस भेज दिया गया था। मोइन खान हेड कोच के लिए बहुत अच्छे आइडियल उम्मीदवार थे मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को कोच किया है, उससे पहले PIA की कोचिंग करते रहे। आप देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस देखने, एक मरतबा जीते, 2 फाइनल खेले, उस लिहाज से ये हेड कोच के लिए ज्यादा बेहतर चॉइस होते हैं क्योंकि सीनियर थे। अब जितने लोग भी वहाँ मौजूद थे, चाहे वकार की बात कर लूं या मैं यूनुस की बात कर लूं या मैं बात करता हूँ मुश्ताक की, अगर ये लोग होते हैं यूनुस और मुश्ताक साथ में तो एक रेस्पेक्टेबल नाम था, एक सीनियर नाम था जो थोड़ा सा ऊपर बैठा होता और जिनका एक देखे ना मिसबा का हम बार बार कहते हैं उनके कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है, एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं था, जिन्हें हमने हेड कोच लगा दिया। तो हम ज्यादा बेहतर होता कि मोइन खान जैसे आदमी को हम हेड कोच के ओहदे पर लेकर आते, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी रहने देते। और दूसरी चीज जो मैं आपको कह रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों की जो नेशनल टीम में खेल रहे होते हैं बॉडी लैंग्वेज टोटल बदल के रह गई है। एक स्कूल के बच्चे नजर आ रहे हैं। अच्छा। आप उनकी जरा आंखों के अंदर वो जो एक स्पार्क होना चाहिए, एक डराने वाली चीज होनी चाहिए, वो खत्म होकर रह गई है, बॉडी लैंग्वेज खत्म होकर रह गई है। वसीम अकरम अगर पाकिस्तान क्रिकेट कमेटी का हिस्सा है, ये बात में जो कह रहा हूँ ये बहुत सारे लोग बोले, लेकिन अगर वो क्रिकेट कमेटी का हिस्सा है, उन्हें कोलकाता नाइट राइडर भी हायर करता है, उन्हें व्हाई नॉट वसीम अकरम बिकम दी हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट की। एक बॉडी लैंग्वेज है, एक अंदाज दिखाई देता है, एक चीज है। शुएब अख्तर को लेकर आए आप इन बच्चों को बेहतर बनाने के लिए, शाहिद खान आफरीदी को लगाए इन बच्चों की बॉडी लैंग्वेज बेहतर बनाने के लिए कि भाई स्कूल से निकल के जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनो, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो, ऐसा ये हमारा खासा नहीं होता था हमारी क्रिकेट का। हमारे जो खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज वो कॉलर खड़ा करके जब ग्राउंड में आता था उसका एक अंदाज होता था। अनवर भाई के दौर के प्लेयर उठा के देख लें आप, उस दौर में पाकिस्तान स्टार स्टडीड टीम होती थी, फिर उसके बाद स्टार स्टडीड टीम होती थी। ठीक है नसीम भाई, चीफ सेलेक्टर कौन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और बहुत जल्द हमें अंदाजा हो जाएगा कौन चीफ सेलेक्टर नया बन रहा है और किसके साथ अब मिसबा हक साहब को काम करना पड़ेगा। लेकिन पीर तक टीम अनाउंस हो जाएगी जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए। कौन इन है, कौन आउट हो रहा है, किसको इन होना चाहिए, किसको आउट। पहले तो सब लोग कह रहे थे कि यंगस्टर्स को चांस दें, यंगस्टर्स को चांस दें, यंगस्टर्स कोई परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अब तो सभी करने लग गए। हम देखते हैं एशिया T20 उठा के तो नेशनल टीम के कम प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ज्यादातर यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो लग रहा है आपको कि चांस मिलने जा रहा है किसी अपकमिंग स्टार को? आप यंगस्टर्स को मिलना चाहिए। देखिए आजम खान ने आज जो इनिंग खेली है, जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली है आजम खान। ये वो मौका है कि जब आप उनको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चांस दें। वो विकेट कीपर भी हैं, तो विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे अगर आप बात करते हैं कि आप रिजवान के बारे में कहा जाता है कि जैसे T20 के लिए वो इतने आइडियल या सुइटेबल नहीं है जितना वो टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आप मौका दे सकते हैं अगर यंगस्टर को। आप सरफराज को मेरा नहीं ख्याल, आप तो मजबूरी में ले गए थे इंग्लैंड, क्योंकि आपको इतने खिलाड़ी लेकर जाने थे तो 2 विकेट कीपर ले जाने पड़े। अब आप देखेंगे भी नहीं उसकी तरह। आप मैं बता रहा हूँ ना, ये लोगों का अंदाज ऐसा इस क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करके रख दिया इस निज़ाम ने। अनवर उल हक साहब आजम खान की ये बात कर रहे हैं, इससे पहले तलहा और मैं भी आपसे आजम खान के हवाले से बात कर रहे थे। आज 88 रन की शानदार इनिंग खेली 200 के स्ट्राइक रेट से आजम खान ने। लेकिन जैसे विकेट कीपिंग की अगर बात कर रहे हैं नसीम राजपूत साहब, तो आप समझते हैं कि सरफराज अहमद अगर उनका विकेट कीपिंग टेस्ट भी लें कि एक मैच में उनको कीपर दें और कहें कि जाओ विकेट कीपिंग करो, तो आप समझते हैं कि सरफराज अहमद साहब इतनी जसारत रखते हैं कि आजम खान से विकेट कीपिंग करवाएं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर सरफराज अगर खेल रहे हैं और एज ए कैप्टन खेल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी मैं नहीं समझता कि अभी पाकिस्तान ने डिसाइड किया नहीं किया, मगर इस फॉर्मेट के लिए आजम खान बैड चॉइस नहीं है। अच्छा, वो जो उनका स्ट्राइक रेट है और जो उनका अंदाज है खेलने का, वो इस क्रिकेट इस फॉर्मेट को बहुत सूट करता है। लेकिन वो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मैं समझता हूँ एक चीज़ जो मैंने फील की है, जो कभी कभी वो जो ना शॉर्ट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं वो गलती कर जाते हैं।
हैं। अभी मिसाल के तौर पे एक मैच में देख रहा हूँ 2 या 3 छक्के मारे, फिर एक थोड़ी ऐसी बॉल थी जिसपे हिट नहीं लगनी थी मगर उन्होंने उसको भी ज़बरदस्ती खेला। तो यहाँ पे एक उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है या मेंटोर की या किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत है कि उनको समझाना है कि आपने 18 रन अगर कर दिए, 20 रन कर दिए तो अब रिस्क इन्वॉल्व ना करें। ठीक है, टेक्निकलिटीज पे भी उनको वर्क करना पड़ेगा, साथ साथ फिटनेस पे भी काम करना पड़ेगा। नसीम साहब, हम बाबर आजम की बात करें, 1 साल का अब वो और टेन्योर गुजारेंगे और उनको ज़ाहिर 2021 के वर्ल्ड कप जो कि T20 वर्ल्ड कप है तब तक के लिए कप्तान मुकर्रर कर दिया। बाबर का तो कंफर्म है, लेकिन अजहर अली टेस्ट के कप्तान है, परफॉर्मेंस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, ना सीरीज में, ना इंडिविजुअली, ना एज अ कैप्टन। उनकी क्या खबरें हैं, कब तक उनका भी गेम पूरा होने वाला है? आशीर्वाद हासिल है उन्हें असल में। जब हमारी क्रिकेट के अंदर तो जिसको भी आशीर्वाद हासिल होता है उसके बाद वो घूम के नहीं देखता। तो जब सर पे हाथ होता है आपके तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती, सपोर्ट आपके साथ होती है, काम आप कर रहे होते, कोई टेंशन नहीं होती। आप देखिए, अजहर कैप्टन नहीं है। आप एक मरतबा पहले ये एक्सपीरियंस इन्हीं मिसबाउल हक के कहने पे कर चुके हैं जब आपने ओडीआई का उन्हें कप्तान लगाया था जो बैक फायर कर गया था। हर आदमी कप्तानी का मटेरियल नहीं है। आपने बाबर आजम को लगाया, आपको सरफराज को हटाना था, आपके पास शादाब एक अच्छी चॉइस मौजूद थी कैप्टन के लिए और आप देख चुके थे। लास्ट PSL में शादाब की एज ए लीडर परफॉर्मेंस जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए रही थी वो आपने अपनी आंखों से देखी थी। उसके बावजूद आपने जो है वो कि बस एक परफॉर्मर ले आओ। अरे भाई, आप क्या परफॉर्मेंस खत्म करने के लिए क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं? आप क्या परफॉर्मेंस तबाह करने के लिए आए हैं? देखें, बाबर आजम पे क्रिटिसाइज होने लगा है। बाबर आजम पे क्रिटिसाइज होने लगा है। अनवारुल हक साहब, शॉर्ट कमेंट अगर आप करें बाबर आजम के हवाले से। 2021 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि उनको कप्तानी देगा और फिर वर्ल्ड कप भी वही एज ए कैप्टन खेलेंगे। क्या कहेंगे बाबर आजम के हवाले से और अजहर अली के फ्यूचर को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, बाबर का जहाँ तक ताल्लुक है वो इस वक्त पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, स्पेशली फॉर वाइट बॉल। मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी और उनकी जो क्वालिटी है, नो डाउट। बट एज फॉर एज कैप्टन कंसर्न, वो उन्हें भी वो स्पार्क नज़र नहीं आता कि वो एक बहुत अच्छे कप्तान भी हैं। मेरी अपनी नाक़िस राय ये थी कि कभी उनको फ्री हैंड दिया जाता ताकि वो और इससे बेहतर परफॉर्मेंस देते और उनको कोई एक सीनियर जो ना उनका नायब बन जाते, एज ए वाइस कैप्टन जो ना खेलते और सीखते रहते। कि आप भी ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी देकर जल्दबाजी की गई है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अनवारुल हक साहब आपका, नसीम राजपूत साहब आपका और मुदस्सिर नज़र साहब आपका भी, कि आप तीनों ने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी, तला आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।